नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज इसी क्रम में हम आप तक सांची के बारे में और इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आज भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को एक तरह से जो आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय को देखते हुए हम अपने मुख्य विषय पर आ रहे हैं और आज का मुख्य विषय है कि आप यह बताएं, आज इसी क्रम में हम आप तक सांची के बारे में और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे सांची के बारे में। सांची मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। चूँकि यह एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्तूप और विहार बनाए गए थे प्राचीन काल में, और यह स्थान चूँकि आप देखते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर काफ़ी विकसित किया गया और यहाँ पर विहार, स्तूप, चैत्य इत्यादि का निर्माण करना और हजारों सालों तक यहाँ टिक कर रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसलिए यह एक हमारे लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है जो हमें वर्तमान में यह विदिशा के पास सांची स्थान पर यह हमें स्थित देखने के लिए मिलता है। और यह सम्राट अशोक जब अपने समय में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह जाकर के वह स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने सांची में भी ये स्तूप का निर्माण किया। उनकी पत्नी देवी, जो कि विदिशा के रहने वाली थी, वह एक व्यापारी की लड़की थी और उसी से सम्राट अशोक ने शादी की थी। शादी के उपरांत हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो संतति उत्पन्न हुई उनका नाम है संघमित्रा और महेंद्र, जो कि बहुत ही एक बड़ा नाम जिसे कहते हैं, या जिन्होंने धम्म का प्रचार और प्रसार श्रीलंका में जाकर किया था। और उन्होंने एक बड़ा जो प्रचार प्रसार करने का काम है वो करते हुए देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो उनकी जो सम्राट अशोक और देवी से जो उत्पन्न हुई, चूँकि विदिशा में एक व्यापारी की बेटी होने की वजह से उस शहर का नाम भी आपको देखने के मिलेगा विदिशा। और यहाँ पर सम्राट अशोक का बहुत लगाव था। यहाँ जब देखेंगे तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर आकर्षण है और प्राकृतिक सौंदर्य की यहाँ पर बहुत ही गहनता हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से एक पर्वत के ऊपर में एक स्तूप तैयार करना, जो कि एक स्तूप नहीं तो हमें कुछ बड़े और कुछ छोटे छोटे स्तूप हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। और यहाँ पर बड़ा विहार बनाया गया तथा गौतम बुद्ध की आदम कद मूर्ति, जो कि पत्थरों से बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें हमें एक तोरण के रूप में इस स्तूप के अंदर में 4 गेट, जिसे द्वार कहते हैं, वो हमें देखने के लिए मिलता है। और चारों इस तोरण में हमें हाथी, घोड़ा और बैल इत्यादि प्रतीकों का इस्तेमाल यहाँ पर होते हुए देखने के लिए मिलता है। कुछ जगह आप देखेंगे तो दीवालों के ऊपर में
यहाँ कुछ जातक कथाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है और तथागत गौतम बुद्ध के जीवन परिचय का उल्लेख भी हमें यहाँ के दीवारों पर ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ दिखने के लिए मिलते रहता है। जब हम देखते हैं स्तूपा के जब ऊपर वाले भाग में, तो यह गुंबदा आकार यानी गोल आकार का बना हुआ है। यहाँ पर अधिकतर ईंटों का इस्तेमाल किया गया, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और ऊपर की जो बनावट है बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ पर स्थान है। जब आप नीचे देखते हैं वहाँ पर भी, और जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी प्रदक्षिणा करने के लिए पर्याप्त स्थान है जहाँ पर आसानी से बैठ करके पूजा की जा सकती है। तो यह एक बहुत ही सुंदर एक ऐसी धरोहर, ऐसी इमारत जो कि हमें सांची में देखने के लिए मिली, जो बहुत ही सुंदर हैं और इसमें कई छोटे छोटे स्तूप भी हमें देखने के लिए मिला। और यह स्थान जो कि सम्राट अशोक की पत्नी जहाँ की रहने वाली, वहाँ का यह स्थान होने की वजह से उस विहार स्तूपों का धीरे धीरे निर्माण करके यहाँ पर बहुत सारे जो भिक्षु लोग हैं वो रहा करते थे। इसलिए सांची पहले से ही शिक्षा और संस्कार का केंद्र रहा है, जहाँ पर लोग आकर के अध्ययन करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे और बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाते थे कि कैसे हमें सुख शांति से जीवन को यापन करना है। ये एक बात हमें देखने के लिए मिलती है। और उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चारों तरफ में एक राउंड स्तूपा के चारों तरफ में एक दीवार बनाई गई जिसको बड़ी अच्छी तरह से सुंदर आकार दिया गया है। वहाँ पर अशोक चक्र भी बनाए गए हैं और चारों तरफ में हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर आकर्षित करने वाली जो स्थिति है। और ये लगभग 3री सदी में इसका निर्माण किया गया और 3री सदी से लेकर आज तक हम देखते हैं तो बहुत ही मजबूती के साथ हजारों सालों की यह बनी हुई इमारत या जिसे हम स्तूप कहते हैं, जो अभी भी मजबूती के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। तो यह सांची के इर्द गिर्द ये बहुत सारे स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बेतवा नदी है जो उसके वहाँ से बहती है। तो इस तरह से एक पर्वत पर बना हुआ सुंदर आकार का स्तूपा जो कि बाद में कालांतर में तो हमें मिलता है, लेकिन ये शुरुआती दौर से ही बहुत ही विकसित था और ये अपनी सुंदरता के लिए सिर्फ भारत में नहीं तो दुनिया में प्रसिद्ध है। इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दिया गया, चूँकि यहाँ पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र है और पूरी तरह से देखरेख इसकी की जाती है ताकि इसको जैसे कि वैसा हम लोग देख सकें। और ये कोई साधारण नहीं, एक बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया एक स्तूप है जहाँ पर हमें अवशेष देखने के लिए मिलते रहते हैं। क्योंकि जो स्तूप होते हैं जहाँ पर अस्थियों को रखने का स्थान माना जाता है, वहाँ पर बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है और उन्हें स्मरण किया जाता है। विशेष तौर पर आप जब देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग स्तूपे में रखा जाता था, उनकी अस्थियों को रखा जाता था और वह सभी लोग उनको आकर के पूजा करते थे। तो यह एक बड़ी बात देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामी मुनिदस्स, अर्थात जो हम पाली में कहते हैं कि यह पूजा करने योग्य है और सुगंधित वातावरण बनाने के योग्य हैं और इसलिए हम अस्थियों को भी बहुत मानते हैं या उसकी पूजा करते हैं, उनको ठीक ढंग से आदर सम्मान देते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्तूप जो कि अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। वहाँ पर भी जो अरहत होकर गए, जो वरिष्ठ भिक्षु होकर गए, उनके परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को रखा गया। तो ऐसे कई सारे छोटे और बड़े स्तूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। सांची के इर्द गिर्द भी हमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये स्तूप या विहार और चैत्य देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सतधारा है, सतधारा में भी बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े स्तूप हमें देखने के लिए मिलते रहता है। उसी पर्वत के ऊपर ये स्तूप बनाया गया
और उसी के पास से देखेंगे तो एक सतधारा नदी भी बहती है। तो इस तरह का एक सुंदर पर्यावरण, सुंदर जो कि क्षेत्र है, और वहाँ पर ये स्तूप हमें देखने के लिए मिलते रहता है। लगभग ये 54 ये फीट का ऊंचा बना हुआ हमें देखने के लिए मिलता रहता है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमें बहुत अधिक देखने के लिए मिलते रहती हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें 4 जो द्वार बनाए गए हैं जहाँ पर चारों दिशाओं से जा सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ चारों दिशाओं में यह द्वार बने हुए, इसकी एक खासियत है जो कि पत्थरों के पिलर बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं, और उसमें बहुत ही सुंदर डिजाइन किया हुआ तोरण, ये द्वार जिसे मानते हैं, और उसमें 3-4 इस तरह की सलाखें बना करके वहाँ पर हाथी, घोड़े और बैल इत्यादि चिन्हित की गए। तो बहुत ही सुंदर हमें ये द्वार देखने के लिए मिलता रहता है। और इसकी बनावट अभी भी हर एक आदमी को आकर्षित करती हैं, अभी भी प्रभावित करती हैं। और वह देखने के लिए आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रतिवर्ष देश के और दूसरे देश के, मतलब देशी और विदेशी, ऐसे कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट लोग इस सांची स्तूप को देखने के लिए आते हैं। यहाँ का म्यूजियम जो कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारी बुद्ध की मूर्तियाँ और कई सारे इस स्तूप के इर्द गिर्द बने हुए जो स्तूप या विहार थे या बुद्ध की मूर्तियाँ थीं, जो कि वहाँ उसी जगह के म्यूजियम में हमें देखने के लिए मिलती रहती है। और यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारिपुत्र का परिनिर्वाण हुआ था, और मोगलायन जो कि बहुत ही वरिष्ठ भिक्षु थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसी जगह में यहाँ सारिपुत्र की और मोगलायन की अस्थियों को रखा गया है इसी स्तूप में। और इसीलिए प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक मेला का आयोजन किया जाता है, और ये अस्थियाँ आम जनता के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए खुली कर दी जाती है ताकि उसका दर्शन कर सके। तो इस तरह से यहाँ का एक जो त्यौहार है और लोगों को आकर्षित करने वाला, जो कि बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया यह पर्वत के ऊपर में एक आकार से है। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साला दिखाई देती है, भिक्षु के रहने के कक्ष हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। बड़ा सा हाल यहाँ पर मौजूद है, पूजा करने के लिए स्थान है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति जो है वो यहाँ पर बनाई गई, जहाँ पर पूजा स्थल है और वहाँ पर लोग आकर के पूजा किया करते थे। और यहाँ पर जैसे कि आप देखें पानी पीने के लिए कुआं, और अधिकतर यहाँ पर ईंट का कुछ उपयोग किया गया, लेकिन अधिकतर जो है यहाँ पर इस विहार या स्तूप बनाने के लिए पत्थरों का अधिकतर इस्तेमाल किया गया। चूँकि आप देखेंगे तो सांची के इर्द गिर्द वाले जो भूभाग है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर पत्थर देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहाँ से सांची 46 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये स्थान रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, विदिशा के नज़दीक और रायगढ़ जिले के बहुत ही नज़दीक ये स्थान है। और इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से कालांतर में यहाँ पर एक विहार का भी निर्माण किया गया, और जो आने वाले जो पर्यटक लोग हैं, टूरिस्ट है, उनको अच्छी तरह से सुविधा मिल सके, इसलिए यहाँ पर सड़कों का निर्माण किया गया, अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था की गई। इसलिए यह स्थान जो कि मध्य प्रांत के अंतर्गत आने वाला स्थान है, भारत के मध्य में आता है। और इसलिए सम्राट अशोक के द्वारा इस भूमि पर, चूँकि एक व्यापारी थे, उनकी बेटी से शादी होने के बाद, जिनका नाम देवी, जो मैंने आप लोगों को बताया, उनका वहाँ पर निवास होने की वजह से सम्राट अशोक भी प्रायः यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहा करते थे, और उन्होंने भिक्षुओं को रहने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे इस क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित कर सके, ज्ञान दे सके और अच्छी तरह से जीवन यापन करने का
जो मार्ग है वो बता सके। इस तरह का एक बहुत ही सुंदर स्थान जो कि जिसे हम सांची के नाम से जानते हैं, और ये सांची जो कि अभी भी वही स्थान के नाम से जाना जाता है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद, जो कि लगभग 2300 साल पुराना यह धरोहर अभी भी उस काल में जिस तरह से उसका नाम सांची, वर्तमान में भी हमें यही नाम देखने के लिए मिलते रहता है। इस तरह से यह दिनों दिन एक विकसित होने वाला और आकर्षण का केंद्र बनने वाला, जो कि ये बहुत ही पर्यटक स्थान है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी और भी बहुत सारे लोग जो आकर के यहाँ पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पर रिसर्च करते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि इसके आधार पर बनाया गया सांची स्तूप में बने हुए जो द्वार है, तोरण है, स्तूपा है, उसके आधार पर बनाया गया अभी भी कई जगह उसकी प्रतिकृति बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए यह बना हुआ बहुत ही व्यापक, और इसका जो क्षेत्र है हमें काफ़ी व्यापक देखने के लिए मिलते रहता है। इसकी दीवारें जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी और मजबूत हैं, और आप देखेंगे तो चारों तरफ यहाँ पर विशेष तौर पर जो उस काल के भूरे जो पत्थर हुआ करते थे, चमकीले पत्थर हुआ करते थे, इसलिए स्तूप के ऊपर में जो बना हुआ आकार है वहाँ हमें एक प्रकार की चमक देखने के लिए मिलती है। उससे जो शाइनिंग होता है, तो वहाँ पर जिस पत्थरों का इस्तेमाल किया गया वह पत्थर बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ से हमें लाइट मिलता है, चमक मिलती है, और वह आप देखेंगे तो एक आयताकार का, एक तो गोलाकार का बना हुआ स्तूपा, उसके टॉप लेवल पर उच्च जहाँ पर भाग बना हुआ है वहाँ पर हम देखते हैं तो यह गोलाकार के साथ साथ आप देखेंगे तो एक आयताकार, यानी चारों तरफ से एक जैसे बनाया गया यह स्तूप का ऊपर का भाग है, और टॉप मोस्ट पे ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती रहती है, ताकि यह दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगने वाला स्तूप अभी भी हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इस तरह से यहाँ पर जब देखते हैं तो देखा जाएगा कि छोटे छोटे यहाँ पर स्तूपों पर वर्णन किया गया है। इसलिए एक से लेकर न जाने कितने सारे स्तूप है, लगभग 50 से भी अधिक स्तूप हमें छोटे और बड़े देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें यह अभी भी उस भाव को व्यक्त करता है जो बहुत पहले भी श्रद्धा भाव को व्यक्त किया जाता था या अस्थियों को रखा जाता था, और यह बार बार हमें स्मरण कराते रहता है कि इतना खूबसूरत इमारत जो कि सम्राट अशोक के काल में बनाया गया, यह सुंदर सी इमारत जो कि बहुत ही मेहनत करके बनाई गई होगी, जिसमें कई वर्ष लग गए होंगे। धीरे धीरे इसको विकसित किया गया होगा, और जब ये विकसित हुआ तो स्वाभाविक तौर पर आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतीकों का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बुद्ध जो कि बौद्ध अनुयायी के लिए एक प्रकार के आदर्श है, धम्म जीवन जीने का मार्ग है, संघ वह हमेशा धम्म में प्रतिष्ठित होते रहता है, जानते रहता है और धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाला होता है। इसलिए यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आदर और प्रतीकों के रूप में जगह जगह हमें इस्तेमाल करते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख जो है वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो भाषा रही है वह है पाली भाषा, जो उन्होंने वचन उस काल में दिए थे, और सम्राट अशोक ने जो लेख लिखे थे जो कि वो ब्राह्मणी लिपि में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे हम धम्म लिपि भी कहते हैं। तो शिलालेखों पर जो अक्षरों से कुरेदा गया, ब्रह्म लिपि में लिखा गया, जो कि धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए सम्राट अशोक ने उन चीज़ों को लिखा था, जो कि हमें वहाँ की दीवारों पर अंकित किए हुए चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती है। छोटे छोटे चित्र अंकित किए हैं, चाहे वह द्वार हो, चाहे स्तूप की दीवार हो, या उस जगह परिसर में आए हुए बहुत सारी जगह जहाँ पर ये बड़ी सुंदरता, छोटे छोटे जो आकृति हैं वह हमें देखने के लिए मिलती रहती है, जो कि अभी भी वह उस समय के जो विचार है उसका संदेश अभी भी देते रहती है। इसलिए
पत्थरों में कुरेदा गया, जो कि अभी भी जैसे का वैसा हमें देखने के लिए मिलते रहता है। छोटे छोटे प्रतिबिंब या प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। छोटी छोटी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया है, दीवालों के पर अंकित किया गया है, और अशोक चक्र का चारों तरफ में हमें इस्तेमाल करते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। तथागत गौतम बुद्ध के पद चिन्ह, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो वह भी कहीं कहीं हमें अंकित करते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। बोधिसत्व, जो कि बुद्ध के पहले जीवन की कथाओं को, या जिसे हम कहते कि जीवन के बारे में जो वर्णन किया जाता था, वो भी वहाँ पर जातक कथाओं के रूप में जगह जगह अंकित करते हुए देखने के लिए मिलते रहता है। जो आप देखेंगे जोसेफ प्रिंसेस, जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने जगह जगह जाकर इनकी खुदाई करके उस स्थान को प्राप्त किया, और जो लिपि थी वो लिपि को भी पढ़ने का काम किया गया। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो अभी भी उस समय की जो भाषाएं हैं या उस समय के जो स्तूप चित्र विहार हुआ करते थे, उसको जानने में या उसको प्राप्त करने में काफ़ी कुछ मददगार साबित हुए हैं। इसलिए सांची का स्तूप भी इस तरह का एक अपना अस्तित्व के रूप में, जो हमारी सभ्यताओं को, हमारी अपनी संस्कृति को, हमारे अपने विरासत का परिचय करा कर देते हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो आर्ट था, जो कल्चर था, जो काफ़ी विकसित हुआ करता था, क्योंकि इतनी शिल्प कलाएँ, जो कि इतनी विकसित शिल्प कलाएँ उस काल में हमें ऐसे स्तूपों को देखने के माध्यम से पता चलता है कि बहुत ही विकसित शिल्प कलाएँ थी। और इन शिल्प कलाओं के माध्यम से जो उस काल में लोग अलग अलग जगह का अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता था, ये कोई साधारण नहीं, पत्थरों पर डिजाइन करना, वह कितना समय लगता रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको बहुत ही सुंदरता के रूप में आकार देते हुए यहाँ पर हमें ऐसे प्रतीक या ऐसे स्तूप हमें देखने के लिए मिलते रहते हैं। ये कोई साधारण कलाएँ नहीं है। इसलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस जगह में अधिकतर जो है वो मथुरा शैली आपको विकसित होते हुए देखने के लिए मिलते रहती है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस सभी चीज़ों को बाद में कालांतर में जब आप विकसित करते हुए देखने के लिए मिलते रहते, तो 3 प्रमुख शैलियाँ हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो सांची के आसपास जब आप देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये मध्य प्रांत का भाग था, और इसलिए मथुरा से आगे जितने भी स्तूप चैत्य और विहार या बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देती है, वो सब मथुरा शैली के आधार पर हमें देखने के लिए मिलती रहती हैं, जहाँ पर तथागत की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति, जो चेहरे में एक चमक हो, जहाँ पर बहुत ही सुंदरता लिए हुए आकृति हमें देखने के लिए मिलती रहती है। तो उस तरह से सांची के स्तूप में भी ये सभी चीज़ें हमें अंकित होते हुए देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए कोई यह साधारण नहीं, बल्कि बहुत ही विकसित हमारी अपनी सभ्यता रही है, अपना कला और कौशल्य रहा है, जिसका परिचय हम लोग ऐसे स्तूपों के माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ पर कुछ कुछ जगह इस स्तूप में लकड़ियों का उपयोग करते हुए देखने के लिए मिला, ताकि उस का उपयोग, लकड़ी का उपयोग करके इस स्तूप या विहार या चित्र को हम ठीक ढंग से रख सके। इसलिए कुछ कुछ जगह ईंटों का उपयोग करने के साथ, पत्थरों का उपयोग करने के साथ लकड़ियों का भी इस्तेमाल जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला इस स्तूप में, ताकि इसकी बनावट और सुंदरता को और भी अच्छी तरह से बनाया जा सके। और इसीलिए कुछ कुछ जगह यहाँ पर हमें लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए देखने के लिए मिला, और इसलिए यह स्तूप अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपने बनी हुई वहाँ की बनावट के लिए और निर्माण किए हुए इस कला कौशल्य के लिए बहुत कुछ आज वर्तमान में भी जाना जाता है। ये कोई साधारण नहीं है, यह हजारों सालों की मेहनत, हजारों सालों का बना हुआ इतिहास, हजारों सालों से निर्माण की गई ऐसी हमारे देश की विरासत, जो कि अभी भी हमें अपने विकसित कल्चर का परिचय करा कर देती है। जो अभी हमारी विरासत कितनी अच्छी थी, कितने हम लोग संपन्न थे, कितने हम लोग विकसित थे,
इन सभी विहारों के माध्यम से या चित्र के माध्यम से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जब बौद्ध भिक्खु रहा करते थे तो वह एकत्रित होकर सूत्र पठन करते थे, वंदना करते थे और ध्यान साधना का अभ्यास करते थे। इसलिए यहाँ पर मूर्ति के जगह में एक बड़ा सा हॉल हमें देखने के लिए मिलता है। चारों तरफ में उससे घिरे हुए हमें कमरे देखने के लिए मिलते रहते हैं, जो कि ये बताता है कि कम से कम यहाँ पर जो भिक्खु लोग रह करके एकत्रित होकर के एक साथ वह पूजा वंदना करते थे और ध्यान साधना का अध्ययन करते थे। अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी यहाँ पर होता था। इसलिए सांची का केंद्र वह पूरे मध्य प्रांत में या देश के अलग अलग भागों में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। लोग बहुतायत मात्रा में, अधिक मात्रा में यहाँ पर लोग आकर के उस अध्ययन का, ज्ञान का, संस्कार का लाभ लिया करते थे, क्योंकि बौद्ध भिक्खु का काम ही था प्रचार और प्रसार करना। और इसलिए हमें देखने के लिए मिलता है कि तीसरी संगति के बाद इस जगह में काफ़ी कुछ विकास किया गया और यह आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह एक बहुत ही विकसित जो हमारी ये विरासत है, जिसको हमने सांची के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आज जानने की कोशिश की और आप सब लोगों ने इसको बड़ी अच्छी तरह से सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर आए और हमारे दर्शकों को एक विस्तृत जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इसमें पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो